सोचकर देखिए, 19वीं सदी का जमाना है और एक मिशन है। दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे, सबसे मुश्किल पहाड़ों पर रेल की पटरी बिछाना। सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? खैर, आज हम भारत की उन 3 शानदार रेलवे लाइनों की कहानी में उतरेंगे, जिन्होंने ठीक यही नामुमकिन काम कर दिखाया और इंजीनियरिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, ये सिर्फ खूबसूरत नज़ारे दिखाने वाली ट्रेनें नहीं है, ये तो जीता जागता इतिहास है, जिन्हें एक साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। और यूनेस्को ने इन्हें यूं ही नहीं चुना, बल्कि इन्हें साहसिक और कमाल के इंजीनियरिंग समाधान कहा है। और यकीन मानिए, ये शब्द इनकी कहानी को पूरी तरह से बयां करते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, भाई बिना आज की आधुनिक मशीनों और कंप्यूटर के उस जमाने के इंजीनियरों ने ये जादू किया कैसे? उन्होंने पहाड़ों को झुका देने वाली इस मुश्किल पहेली को आखिर सुलझाया कैसे? चलिए इसी का पता लगाते हैं। सबसे पहले, आखिर आसमान में रेलवे बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो जवाब छिपा है ब्रिटिश साम्राज्य की जरूरतों में। उन्हें अपने सबसे जरूरी हिल स्टेशनों तक पहुंचना था, शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी। और ये सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए नहीं था, बल्कि ये प्रशासन, व्यापार और पूरे इलाके पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी था। इन पहाड़ों को जीतने का सबसे पहला और सबसे जरूरी हथियार था नैरो गेज। इसे समझिए एक पतली और लचीली पटरी, जो चौड़ी और भारी भरकम स्टैंडर्ड पटरियों से बिल्कुल अलग थी। ये पटरी एक सांप की तरह पहाड़ों के तीखे से तीखे मोड़ों पर आसानी से घूम सकती थी। पर तब क्या हो जब ढलान इतनी ज्यादा हो कि पहिए फिसलने लगे? तब काम आती है एक और जबरदस्त तकनीक, रैक और पिनियन। सोचिए कि पटरियों के बीच में एक दांतेदार पटरी और बिछा दी गई है, जिसे इंजन का एक खास गियर पकड़कर ऊपर चढ़ता है। ये सीधी चढ़ाई के लिए एक पक्की पकड़ देता था। ये सबसे मुश्किल चढ़ाइयों का ब्रह्मास्त्र था। तो चलिए हमारी पहली रेलवे से मिलते हैं, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। इसे सब प्यार से टॉय ट्रेन भी कहते हैं। 1881 में बनकर तैयार हुई ये ट्रेन इन तीनों में सबसे पुरानी, यानी एक तरह से पायनियर है। यह चुनौती देखने में तो सीधी थी, पर थी बहुत बड़ी। एक ऐसी चढ़ाई जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इंजीनियरों को ट्रेन को 2000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर ले जाना था, वो भी लगातार घूमते हुए रास्तों पर। तो इसका समाधान क्या था? एक बहुत ही चालाक तरीका, जिसे जिगजैग कहते हैं। ट्रेन थोड़ा आगे चढ़ती है, फिर रुककर पटरी बदलकर पीछे की ओर चढ़ती है और फिर से आगे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे हम पहाड़ों पर सीढ़ियां चढ़ते हैं। कम जगह में तेजी से ऊंचाई पाने का एक शानदार जुगाड़। तो दार्जिलिंग रेलवे की असली पहचान है उसके जिगजैग और उसका मशहूर बतासिया लूप, जहां ट्रेन एक पूरा 360 डिग्री का चक्कर काटकर ऊंचाई हासिल करती है। और हाँ, ये यूनेस्को से पहचान पाने वाली भारत की पहली माउंटेन रेलवे थी। अब आगे बढ़ते हैं कालका शिमला रेलवे की तरफ। अगर दार्जिलिंग एक चुनौती थी, तो ये समझिए एक दैत्य था। इसे ब्रिटिश भारत की गर्मियों की राजधानी शिमला से जोड़ना था। और यहाँ के पहाड़ ज्यादा ऊंचे थे और घाटियां कहीं ज्यादा गहरी। अंदाजा लगाइए, इस एक लाइन पर कितने पुल होंगे? 864। जी हाँ, 864। सिर्फ ये एक नंबर ही इस प्रोजेक्ट के विशालकाय होने का सबूत है। और ये कोई मामूली पुल नहीं थे। इनमें से कई तो पुराने रोमन एम्पायर के ढांचों की तरह विशाल, कई मेहराबों वाले पुल हैं। ये गहरी खाइयों के ऊपर ऐसे बने हैं मानो हवा में तैर रहे हों। ये प्रकृति के सामने इंसानी इंजीनियरिंग की ताकत का खुला प्रदर्शन था। और जहां इंजीनियर ऊपर से रास्ता नहीं बना सकते थे, वहां वो सीधे पहाड़ों के आर पार निकल गए। इस लाइन पर पूरी 103 सुरंगें हैं। ये पहाड़ों से रास्ता मांगना नहीं था, ये पहाड़ों से सीधी लड़ाई थी। तो कालका शिमला की कहानी है सुरंगों और पुलों की। 103 सुरंगें और 864 पुल। यहाँ चालाकी से ज्यादा ब्रूट फोर्स, यानी कि जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल हुआ, जहां पहाड़ों को रास्ता देने पर मजबूर कर दिया गया। और अब हमारी तीसरी और शायद सबसे अनोखी रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे। यहाँ इंजीनियरों के सामने एक ऐसी चुनौती आई जहाँ ना तो दार्जिलिंग के जिगजैग काम आते और ना ही शिमला की ब्रूट फोर्स। यहाँ की ढलानें वो बस बहुत ही ज्यादा खड़ी थीं। इसे ऐसे समझते हैं, एक आम ट्रेन के पहिए सड़क पर कार के टायर की तरह काम करते हैं, जो घर्षण या फ्रिक्शन से पकड़ बनाते हैं।
लेकिन अगर सड़क बहुत ज्यादा खड़ी हो तो टायर फिसलने लगते हैं। ट्रेन के पहियों के साथ भी ठीक यही होता है। नीलगिरी की ढलानों पर पहिए फिसल जाते, इसलिए पकड़ बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका चाहिए था। और वो नया तरीका था एबिट सिस्टम, वही रैक और पिनियन प्रणाली जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। और ये सिस्टम इस रेलवे को खास बनाता है क्योंकि ये भारत की इकलौती रैक रेलवे है। नीलगिरी रेलवे की पहचान है इसकी 1.12.5 की अविश्वसनीय चढ़ाई। ये इतनी खड़ी है कि लगता है ट्रेन सीधे आसमान में जा रही है। और ये कमाल सिर्फ उस रैक सिस्टम और खास तौर पर बनाए गए शक्तिशाली एक्स क्लास स्टीम इंजनों की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। तो आखिर में इन तीनों रेलवेज की असली महानता अलग अलग देखने में नहीं, बल्कि इन्हें एक साथ देखने में है। ये तीनों मिलकर पहाड़ी इंजीनियरिंग की एक पूरी किताब बनाते हैं। हर एक रेलवे एक नया अध्याय, एक नई चुनौती और एक नया शानदार समाधान। ये तुलना देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। दार्जिलिंग ने इस्तेमाल की चालाकी, कालका शिमला ने इस्तेमाल की जबरदस्त ताकत और नीलगिरी ने इस्तेमाल किया इनोवेशन यानी नवाचार। 3 अलग-अलग चुनौतियां और 3 बिल्कुल अलग लेकिन लाजवाब समाधान। और इस सामूहिक प्रतिभा को यूनेस्को ने भी पहचाना। 1999 में दार्जिलिंग से शुरुआत हुई और फिर 2008 तक इन तीनों को एक ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर जोड़ दिया गया, जो पहाड़ी इंजीनियरिंग की पूरी कहानी को एक साथ सुनाता है। और शायद सबसे कमाल की बात यह है कि ये रेलवे म्यूजियम में रखी धूल खाती चीजें नहीं हैं, नहीं, ये आज भी चलती हैं, रोज लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। ये एक जिंदा विरासत है जो हर दिन नई चुनौतियों का सामना करते हुए अपने शानदार इतिहास को जिंदा रखे हुए हैं। तो आज जब ये लोहे के घोड़े 21वीं सदी में चल रहे हैं, तो असली चुनौती अब पहाड़ों को जीतना नहीं है। असली चुनौती है इंजीनियरिंग की इस जीती जागती कविता को आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखना। ये पक्का करना कि इन लोहे के घोड़ों की सीटी इन वादियों में हमेशा गूंजती रहे।